तो स्टूडेंट हम लोग फिजिक्स का मेन कह सकते हैं डिस्कशन, अब तक जितने टॉपिक चल रहे थे यूनिट डायमेंशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ये जितने भी टॉपिक काइनेमेटिक्स से पहले स्टार्ट होते हैं एक तरह से वो इंट्रोडक्टरी टॉपिक है या पूरी फिजिक्स को समराइज करने वाले टॉपिक हैं। तो मेन फिजिक्स अगर स्टार्ट होती है तो वो काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होती है। अगर मैं कहूँ काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है तो ये काइनेटिक्स से बना है, और काइनेटिक्स का मतलब होता है डिस्कशन रिलेटेड टू मोशन, यानी यहां हम लोग मोशन की बात करने वाले हैं। पहली बात आती है कि मोशन है क्या। अगर मैं कहूँ मोशन क्या है तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं तो मैं कहूंगा वो बॉडी मोशन में है। टाइम के साथ साथ अगर उसकी पोजीशन चेंज होगी तो मैं कहूंगा वो बॉडी मोशन में है। तो सबसे पहले हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस तय करते हैं। ये कुछ ऐसी बात है कि कहां पर खड़े होकर हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि मैं अर्थ पे खड़ा हूं तो एक रोड से निकलती हुई बस मुझे मोशन में नजर आएगी, लेकिन अगर मैं समझता हूं कि मैं अर्थ में खड़े होकर रेस्ट पे हूं तो ऐसा नहीं है। अगर मुझे कोई मून से देखेगा तो मैं मूव करता हुआ नजर आऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग ये तय करते हैं कि कहां से चीजें हमें ऑब्जर्व करना है। तो अर्थ से अटैच्ड हमने एक कार्टेशियन सिस्टम बनाया है। लेट अस से कि हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में दो रेफरेंस लाइन बनाई है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये ओरिजिन जहां कटिंग पॉइंट है उसको जनरली हम कहते हैं कि यहां से खड़े होकर हम चीजों का अंदाजा लगा रहे हैं कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका कितना एक्स बदल रहा है, कितना वाई बदल रहा है। मैंने कहा ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से चले तो उसका केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो एक भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो मैं कहूंगा पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो मोशन में है। और अगर ऐसे चल रहा है तो उसका एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है, ये भी मोशन में है। और ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ऐसा कार्टेशियन सिस्टम बनाए जिसमें तीन एक्सिस हो, तो एक एक्सिस एक्स, एक वाई और एक जेड। जनरली हम लोग जब एक प्लेन में बात करते हैं, लेट अस से ग्राउंड के प्लेन में बात कर रहे हैं, तो हमारा दो कोऑर्डिनेट सिस्टम से काम चल जाता है। या कोई बॉल को फेंका जाए तो जनरली वो एक प्लेन से ही पास करती है, तो वो भी हम एक्स वाई से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन जब हम ऐसा मोशन डिस्कस करते हैं जो प्लेन से हट सकता है, यानी ऐसे सोचो एक चिड़िया इस रूम में चल रही है, उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों को तीसरी एक्सिस का सहारा लेना पड़ता है। तो मैंने यहाँ तीन एक्सिस बनाई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इस बेसिस पे कि पार्टिकल एक कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, दो कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है या एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, हम मोशन को फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। यानी मोशन का एक क्लासिफिकेशन ये है कि कितने कोऑर्डिनेट एट अ टाइम चेंज हो रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो अभी मैंने कुछ मोशन दिखाए थे, क्या बता सकते हैं ये कौन सा मोशन है? ऑब्वियसली एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो ये कौन सा मोशन है? वन डायमेंशनल मोशन है। और अगर एक्स वाई दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो ये टू डायमेंशनल की कैटेगरी में आएगा। हाँ, कोई कह सकता है सर अगर इसी लाइन में हम लोग अपनी एक्सिस बना देते तो हम लोग उसको वन डायमेंशनल मोशन भी कह सकते थे, लेकिन फिलहाल हम इसकी डीलिंग एक्स और वाई दोनों के चेंज में कर रहे हैं, इसलिए इसको हमें टू डायमेंशनल कैटेगरी में रखना पड़ेगा। और अगर कोई कर्व्ड मोशन है ऐसे तो हम इसको टू डायमेंशनल मोशन अप्रोच से ही डील कर सकते हैं, है ना। कोई भी ऐसी लाइन नहीं बना सकते हैं जिसको हम वन डायमेंशन से, यानी एक कोऑर्डिनेट चेंज से इसको डिस्क्राइब कर सके। तो ये हमारा टू डायमेंशनल मोशन की कैटेगरी में है। अगर मैं कहूं प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ऐसा एक मोशन है, मैंने हवा में एक बॉल उछाली है, तो क्या इसको भी हम लोग दो कोऑर्डिनेट के चेंज में डील कर सकते हैं? तो ये भी हमारा क्या है? टू डायमेंशनल मोशन है। अगर मैं कह रहा हूं एक पार्टिकल एक सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है तो वो भी मोशन कैसा होगा? वो भी हमारा टू डायमेंशनल मोशन होगा। तो अगर तीन कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज हो रहे हैं, एक्स वाई और जेड, अगर तीन कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज हो रहे हैं एक्स वाई और जेड, तो वो फिर किस कैटेगरी में आएगा? थ्री डायमेंशनल मोशन कैटेगरी में। तो ऐसे हम लोगों ने मोशन को इन तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो अभी मोशन को और डिस्क्राइब करने के लिए मैं
दो मोशन दिखाने जा रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करना है। एक पार्टिकल कुछ ऐसे चल रहा है, जरा ऑब्जर्व करें। एक पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में चल रहा है, यानी घड़ी के एक टिक में जितना चला अगले टिक में उतना चला। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यानी कांस्टेंट स्पीड का मोशन। अभी ऐसा हो सकता है कि पहले वो टिक में कम चले, अगले टिक में ज्यादा, अगले टिक में और ज्यादा, ऐसा मोशन है अगर, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन या वेरिएबल स्पीड मोशन की कैटेगरी में आता है। तो अभी मेरे ख्याल से इतनी ही कैटेगरी रहने देते हैं, फर्दर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को और डिवाइड करेंगे। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन है, और अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में कवर कर रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जब भी कोई नया ऑब्जर्वेशन आता है तो हम लोगों को कुछ टर्म डिफाइन करना पड़ते हैं, जिससे हम उस टर्म्स, उस फीलिंग को, उस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्रेस कर पाएं। तो उस फीलिंग और ऑब्जर्वेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ टर्म मैं डिफाइन कर रहा हूं। सबसे पहला टर्म है डिस्टेंस। तो अगर कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मोशन करता हुआ जाता है, तो ड्यूरिंग इट्स जर्नी उसने ए से बी तक कितना लेंथ कवर किया है, वो लेंथ मेजरमेंट हम किसी भी यूनिट में करें तो एक्चुअल लेंथ मेजरमेंट अलोंग द पाथ या लेंथ मेजरमेंट अलोंग द एक्चुअल पाथ, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। तो एक टर्म डिस्टेंस है, दूसरा टर्म है डिस्प्लेसमेंट। ए से बी, मैं कहूं ए पे पहले बॉडी थी और बाद में बी पे पहुंची, हम इतने सेक्शन को अंडर कंसीडरेशन ले रहे हैं, तो पहले कहां थी बाद में कहां थी उसके बीच के रास्ते से हमें मतलब नहीं है, यानी यहां एक्चुअल पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं कहूं ए से बी के बीच का शॉर्टेस्ट गैप ये है, तो इसी लेंथ मेजरमेंट को, ए से बी के बीच के शॉर्टेस्ट जो गैप है उसके बीच की लेंथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, यानी लेंथ मेजरमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। तो अभी इतनी सी बात आई है और हम बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं पूछने वाला हूं कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट करूं और डिस्टेंस को एस से डिनोट करूं, यानी ए से बी तक का जो रास्ता है उसकी लेंथ को मैंने एस से डिनोट किया है और डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट किया है, तो क्या बताओ डी और एस का रेशियो ये 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, या 1 के इक्वल होगा, या एक ऑप्शन मैं और देता हूं लेस देन इक्वल टू 1। क्या किसी भी तरह के सिचुएशन को अगर हम ध्यान में रखें कि एक पार्टिकल ए से बी गया है तो डिस्टेंस ज्यादा होगी या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, डी ज्यादा होगा या एस ज्यादा होगा? ऑब्वियसली एस ज्यादा होगा। तो एक ज्यादा बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो यह आंसर लेस देन 1 आएगा। एक केस और है, अगर कोई पार्टिकल ए से बी ही चला होता, सीधे ए से बी चला होता, तो क्या बताओ उस दौरान उसका डिस्टेंस भी वही होता, डिस्प्लेसमेंट भी वही होता, तो डी बाई एस लेस देन 1 भी हो सकता है और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। बात क्लियर है? अभी अगर कोई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करने की बात करे, बहुत सिंपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मैं अभी चलो लैंग्वेज में बताता हूं, आप लोग रिएक्ट करें, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखने की कोशिश करें। मैंने कहा एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग चलता है, ओरिजिन से 20,0 तक जाता है और उसके बाद -20,0 तक वापस आता है, -20,0 तक पहुंचता है। ध्यान रखें ओरिजिन चला है 20,0 तक गया है, फिर -20,0 तक, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फटाफट बताना है। मतलब लैंग्वेज समझ ली है और फटाफट जवाब देना है और फिर देखें कि कहीं गलती तो नहीं हो गई। बिल्कुल मैंने कहा, अब जरा जवाब दे दिया है तो अब जरा देखें 0,0 यानी ओरिजिन से शुरू करके 20,0 तक जाना और फिर -20,0, तो -20,0 ये नहीं है, ये तो ओरिजिन है, -20,0 पीछे कहीं होगा। तो एक तरह से पार्टिकल कैसे चला है, ओरिजिन से 20,0 आगे जाके
फिर वापस पीछे आया है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं 20 20 20, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 60 है। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? दैट विल बी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बीच, ये मैं बता दूं, और वो होगा 20। मैं बता दूं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी जब भी हम कभी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम उसकी डायरेक्शन का भी जिक्र करेंगे। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हम लोग बात करें कि इनिशियल से फाइनल के बीच में डिस्प्लेसमेंट है, तो वो कहां की तरफ है? पीछे की तरफ है, तो हम -20 लिख सकते हैं या -20 आई कैप लिख सकते हैं, तब बात कंप्लीट होगी। तो हमारा इसका डी वेक्टर इज इक्वल टू -20 आई कैप। ठीक है। जनरली आई की जरूरत तब पड़ती है, आई, जे या के की, जब हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन करें। 1 डायमेंशन में साइन से काम चल जाता है। अगर आगे है तो पॉजिटिव, आगे या ऊपर या बाहर के लिए हम लोग पॉजिटिव साइन देते हैं, पीछे, नीचे या अंदर के लिए हम लोग निगेटिव साइन देते हैं। तो जब एक लाइन का डिस्कशन होगा तो केवल साइन से काम चलेगा, वरना सबको पता है कि हम आगे के लिए आई कैप यूनिट वेक्टर जानते हैं, ऊपर के लिए जे कैप और बाहर के लिए के कैप जानते हैं। पीछे के लिए माइनस आई कैप, नीचे के लिए माइनस जे कैप, अंदर के लिए माइनस के कैप। तो अभी कुछ एग्जाम्पल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे और देता हूं तो बात और ज्यादा समझ में आएगी। ये मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें बताना है। एक बार जल्दी से आंसर लिख दें, ट्राई कर लें, उसके बाद ही आंसर देखें। ये एंगल दिया है 60 डिग्री, ठीक है। 8 मीटर 6 मीटर 8 मीटर 6 मीटर के 2 पाथ कवर करके बॉडी इनिशियल से फाइनल तक पहुंची है। यहां एक सर्कुलर आर्क के अलॉन्ग बॉडी चली है। तो एक बार ट्राई करें, डिस्टेंस कितना? फर्स्ट केस में 8 मीटर आगे 6 मीटर ऊपर और ये एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है। तो 8 और 6 टोटल डिस्टेंस यानी एक्चुअल पाथ के अलॉन्ग लेंथ मेजरमेंट 8 + 6 यानी कितना होगा? 14 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कैसे तय करते हैं हम? इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप, ये लेंथ। तो क्या ये लेंथ इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है? राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस है, तो वो √a² + b² की मदद से लाया जाएगा पाइथागोरस से, और ये आएगा √100 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। तो डिस्टेंस 14 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। क्या सेकेंड एग्जाम्पल में भी 8 मीटर पहले चला है फिर 6 मीटर, तो एक्चुअल रास्ते के अलॉन्ग अगर लेंथ मेजरमेंट करेंगे तो 8 और 6 14 मीटर आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी इनिशियल से लेके फाइनल के बीच का गैप, ये कैसे निकाले? तो इसी दिन के लिए हम लोगों ने वेक्टर अप्रोच पढ़ी है। क्या हम लोगों ने किसी भी थीटा के एंगल पे अगर 2 वेक्टर होते थे, टेल से टेल जुड़े होते थे, तो उनका रिजल्टेंट निकालना सीखा है, और उसका मैग्नीट्यूड हमें सीधे निकालना आता है। दैट वाज a² + b² + 2ab cos थीटा। याद करो। और क्या इस एरो को हम इसके हेड पे शिफ्ट कर सकते हैं? तो इसी को हम रिजल्टेंट बोलते हैं, यही तो हमें चाहिए है। तो क्या ये रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं? √8² + 6² + 2/8 × 6 cos 60 करके। तो इसको हम सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेमी सर्कुलर पाथ में इस सर्कुलर आर्क में चलते हुए कोई आई से एफ पहुंचा है, तो क्या इस आर्क के अलॉन्ग लेंथ वो हमें निकालना है, और वो लेंथ कितनी होना चाहिए? तो हमें पता है आर्क की लेंथ किसी सर्किल के अलॉन्ग पूरे सर्किल की 2πr होती है, तो आधे सर्किल की πr। ये हमें पता होना चाहिए कि पूरे सर्किल का 2πr डिस्टेंस होता है, तो आधे सर्किल का πr होगा। और डिस्प्लेसमेंट i से लेके f, यानी ये एक डायमीटर है। सेमी सर्कल के एंड पे अगर i से f ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस का डबल होगा, यानी ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा।
तो मेरे ख्याल से इससे आइडिया लग रहा होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डीलिंग कैसे करना है। तो मोस्ट जनरल डीलिंग क्या है? मोस्ट जनरल डीलिंग क्या है, मैं वो इस एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूं कि अगर इस एग्जाम्पल को हम और जनरल तरीके से करते, यानी वो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला हमें ना पता होता, तो हमें वेक्टर अप्रोच पता होना चाहिए। वेक्टर अप्रोच क्या थी कि जितने भी ऐसे लाइन सेक्शंस हैं उनके हम वेक्टर बना लें और फिर वेक्टर का सम करेंगे तो वो रिजल्टेंट वेक्टर को डिनोट करेगा, यानी इनिशियल से फाइनल वाले एरो को ये आर डिनोट करेगा और फिर उस आर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, जो आई के साथ है उसका स्क्वायर, जो जे के साथ है उसका स्क्वायर। इस तरीके से हम डील कर सकते हैं। यानी कल को अगर ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हों और हमें इनिशियल से लेके फाइनल तक हमें डिस्प्लेसमेंट लाना हो तो यही अप्रोच हमें लगाना पड़ेगी। सबके वेक्टर सम करना पड़ेंगे और फिर उसका आखिरी में मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो एक आसान सा ये एग्जांपल है, इसको हम पूरा कर लेते हैं। क्या पहला वेक्टर हॉरिजॉन्टल में है तो इसको मैं 8i लिखूंगा, दूसरा हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री के एंगल पे है तो इसको मैं लिखूंगा 6 cos 60i, एंगल से लगा हुआ वेक्टर, 6 sin 60 j कैप। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो cos 60 होता है हाफ, तो ये 3i और sin 60 √3/2, तो ये आएगा 3√3 j कैप। तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11i कैप प्लस 3√3 j कैप। अभी 11 का स्क्वायर करेंगे, 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो सॉल्व करके हमें r की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई है कि लाइन वाले और भी एरो होंगे तो हमें कैसे डील करना है। एक और एग्जांपल देता हूं जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि A से B होते हुए एक पार्टिकल C तक जाता है। ये B बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट है। ये पूरा एंगल 240 डिग्री है। ऑब्वियसली ये 120 होगा क्योंकि पूरे एंगल 360 होता है, और 240 का आधा ये भी 120 है और ये भी 120 है। एक तरह से हम पूरे सर्कल को 3 सेक्शन में देख रहे हैं। तो पार्टिकल A से शुरू करके C जाता है, यानी A से C जाता है और C से वापस B आता है। फॉर द जर्नी A to C to B, find distance and displacement. रेडियस ऑफ द सर्किल R लेना है और बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। पहले अच्छी तरह से अपना आंसर दे दें, उसके बाद ही मैच कराएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। दे लिया, अपना जवाब दे लिया, अब जरा मैच कराओ। A से B तक 120 डिग्री दैट इज 2π/3, इस एंगल के सामने का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो किसी भी एंगल के सामने का डिस्टेंस एंगल इनटू रेडियस होता है, आर्क इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, यानी 2π/3r ये है, या ऐसे भी समझ सकते हैं पूरे सर्किल का डिस्टेंस होता है 2πr, ये क्योंकि 1/3 पोर्शन है तो 2πr/3। फिर B से C ये भी कितना होगा 2πr/3, और फिर C से B वापस लौटना, यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूं 2πr/3 जाना, 2πr/3 जाना, फिर 2πr/3 लौटना। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए? ऑब्वियसली टोटल डिस्टेंस होगा 2πr/3, 2πr/3 वापस 2πr/3, यानी 6πr/3, 2πr/3 का ट्रिपल। डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट कितना? तो ज्यादातर लोग इसमें ये गलती करते हैं कि A से B 2πr/3, इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप 2πr/3, जो कि गलत है। तो सही क्या है? सही ये है कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट गैप होता है, यानी हमें A से B के बीच में एक लाइन बनाना चाहिए और इस लाइन की हमें लेंथ मेजर करना है। इस लाइन की हमें लेंथ मेजर करना है। तो क्या A से B की लेंथ मेजर करने के लिए ये एक लाइन है, मैं O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो हमें
एक ट्राइंगल ये नजर आएगा, एक ट्राइंगल नजर ये आएगा। अगर मैं इसको मैं कुछ डी पॉइंट बोल रहा हूं, एडी या बीडी में से कोई एक निकाल लूं तो उसका डबल कर दूंगा। क्या बताओ, मैंने बीचों बीच से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो आधा एंगल 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री है और ये रेडियस आर है, तो सामने की लेंथ ये बी से लेके डी की, वो एंगल के सामने वाली लेंथ होगी आर साइन 60, और आर साइन 60 ये, आर साइन 60 ये, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r साइन 60, और साइन 60 सबको पता है √3/2 होता है, तो ये आंसर आएगा r√3, ना कि 2πr/3। तो ये बहुत चौकन्ना होके रखना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जैसे क्वेश्चन में भी लोग फंस सकते हैं। बात क्लियर है? तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली बात समझ में आ गई है तो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना धीमा या तेज चल रहा है। अगर मैं ये दो मोशन दिखाता हूं तो क्या कंपैरिजन करके बता सकते हैं कौन तेज और कौन धीमा है? तो जरा ध्यान दें, मैंने एक ये मोशन दिखाया है और एक और मोशन, एक ये मोशन, दोनों ही कांस्टेंट स्पीड मोशन है, यानी इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस। पहले वाला भी चल रहा था, ये भी चल रहा है, लेकिन कुछ तो अंतर है। पहले वाला धीरे चल रहा था, दूसरा वाला जल्दी से निकल गया, कुछ तो अंतर है। अंतर क्या है? क्या अगर मैं बात करूं घड़ी के एक टिक में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है या इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो उतने ही टाइम इंटरवल में, यानी अगर मैं बात कंपैरिजन करूं कि डेल्टा टी, यानी एक गिवन टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड का, और 1 सेकेंड में एक पार्टिकल ने ये डिस्टेंस कवर करी है, एक पार्टिकल ने ज्यादा डिस्टेंस कवर करी है, तो किस में ज्यादा तेजी है? ऑब्वियसली जिसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करी होगी वो ज्यादा फास्ट है। तो ऐसा एक टर्म जो इस बात को बताए कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस किसने कवर किया, इस बात को हम लोग स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या होना चाहिए? हमारे पास एक सैंपल होना चाहिए कि बॉडी कितना चली है। मान लिया हमारे पास कोई सैंपल है कि बॉडी ए से बी तक 10 मीटर चली है, ये हमारे पास डिस्टेंस का सैंपल है, और ऐसा करने में हमें 5 सेकेंड लगा है। ऐसा एक सैंपल है, इतना डिस्टेंस 5 सेकेंड में, तो यूनिट टाइम में कितना चलेगा, यानी 1 सेकेंड में कितना चलेगा वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? 10/5 से। यानी डेफिनेशन स्पीड की क्या होना चाहिए? स्पीड की डेफिनेशन होना चाहिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइड बाय टाइम। स्पीड को फर्दर हम और रिजॉल्व करके देख रहे हैं दो सेक्शन में, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी डेफिनेशन वही है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, लेकिन अगर हम डिस्टेंस कवर्ड डेल्टा एस और डेल्टा टी एक लार्ज इंटरवल रखते हैं तो उसको हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं। और अगर हम बहुत छोटे डिस्टेंस से स्पीड का अंदाजा लगाते हैं, मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया, मात्र 0.02 सेकंड में मैंने देखा बॉडी 0.06 मीटर चली है। जितना छोटा हो सकता है, इससे भी छोटा अगर हो सकता है, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में जब हम देखते हैं कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया और उस सैंपल से स्पीड निकालते हैं, यानी करना वही है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अगर बहुत छोटे इंटरवल में स्पीड निकाली गई है तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, और बड़े इंटरवल में निकाली गई है तो वो एवरेज स्पीड है। ये करना क्यों पड़ा मुझे, ये दो डेफिनेशन क्यों देना पड़ी? सोचो, अगर मैं एक बस की बात करूं जो लखनऊ से कानपुर जा रही है, लखनऊ से कानपुर 120 किलोमीटर दूर है, मान लेते हैं थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, और 120 किलोमीटर जाने में 3 आवर्स लगते हैं, तो उसकी स्पीड क्या होगी? 120 डिवाइड बाई 3 यानी 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसा आएगा लार्ज डिस्टेंस 120 डिवाइड बाई 3, वो आया कुछ 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्या बस लगातार 40 किलोमीटर पर आवर से चली होगी? अरे बीच में कहीं उसने ओवरटेक किया होगा, बीच में कहीं बस रुकी भी होगी। तो इसका मतलब कि जब हम एवरेज निकालते हैं तो वो इस बात का अंदाजा मात्र होता है कि वो कैसे चली होगी, लगभग रफली कैसे चली होगी, वो एग्जैक्ट नहीं होता है। लेकिन कोई पूछे कि बस अभी अभी फिनिक्स मॉल के सामने से निकल रही है, फिनिक्स मॉल ये लखनऊ रोड पे पड़ता है, वहां से जस्ट निकल रही उस वक्त, बल्कि और पर्टिकुलर हो जाए कि 11:10 पे मैं देख रहा था बस मेरे सामने से निकल रही थी फिनिक्स मॉल के बाहर से, और उस वक्त उसकी स्पीड बताओ, उस वक्त वो चल रही थी, रुकी नहीं थी। यानी रुक जाएगी तो स्पीड 0 भी होगी,
उस वक्त वो चल रही थी, तो उस वक्त मैंने बहुत कम टाइम में बस के बगल में लेट के बहुत कम टाइम में मैंने स्टॉप वॉच मोबाइल का ले लिया था, 0.02 सेकेंड के इंटरवल में मैंने 2 निशान लगा दिए, बस के पहिए के बगल में 2 निशान लगा दिए कि 0.02 सेकेंड में कहां से कहां चला। तो मुझे पता चला 0.06 मीटर चला 0.02 सेकेंड में। इसका मतलब 0.02 सेकेंड में 0.06 चला, तो अगर मैं 1 सेकेंड वेट करता तो 1 सेकेंड में वो उसी प्रपोर्शन में बढ़ जाता, यानी 1 सेकेंड में 3 मीटर चलता, 0.02 में 0.06 तो 1 सेकेंड में 3 मीटर। 50 गुना टाइम बढ़ाओ तो 50 गुना डिस्टेंस। क्या मैंने उसके लिए 1 सेकेंड वेट किया? नहीं किया। तो इसका मतलब यूनिट भले 3 मीटर पर सेकेंड में लिख रहा हूं, लेकिन मैंने उसका पर सेकेंड के लिए वेट नहीं किया, बहुत कम टाइम में ये कैलकुलेशन किया जितना छोटा पॉसिबल हो। तो ये मैंने जो लिखा है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ये यही बताता है जितना छोटा पॉसिबल हो उतने छोटे टाइम में अगर हम स्पीड निकालेंगे दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। मेरे ख्याल से अंतर समझ में आ गया होगा। किसी भी इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड है, बहुत छोटे इंटरवल के लिए, मिनिमम पॉसिबल इंटरवल के लिए हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं। जब हम पल पल की जानकारी जुटाते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, जब हम बड़े इंटरवल से जानकारी जुटाते हैं तो एवरेज स्पीड है। तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले एक बात करी थी यूनिफॉर्म मोशन की। तो जब मैं कह रहा था कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चलती है, यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में चलती है, इसका मतलब कि ऐसे मोशन में अगर मैं किसी बॉडी का मोशन बड़े इंटरवल के लिए कैलकुलेट करता हूं, यानी लेट अस से मैं इनिशियल से फाइनल ये पूरी डिस्टेंस जानता हूं, ये पूरी डिस्टेंस 12 मीटर है, और इस 12 मीटर को चलने में ये बॉडी जब यहां थी और यहां से यहां पहुंची, उस 12 मीटर को चलने में इसने 4 सेकेंड लिया है, ठीक है। तो मैं 12 डिवाइड बाई 4 करूंगा तो आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। यानी बड़े इंटरवल से, यानी मैं एवरेज स्पीड निकाल रहा हूं वो भी 3 मीटर पर सेकेंड आ रही है, और मैं छोटे इंटरवल से स्पीड निकाल रहा हूं वो भी 3 मीटर पर सेकेंड आ रही है। यानी मैं इस बॉडी के किसी भी सैंपल से, किसी भी सैंपल गैप से बहुत कम टाइम लेके भी अगर स्पीड निकालता हूं और बड़ा इंटरवल लेके भी स्पीड निकालता हूं, वो हमेशा एक जैसा आता है। तो इसका मतलब वो कभी भी अपनी स्पीड नहीं बदला है, उसकी इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड सेम है। ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। यहां से हमें यूनिफॉर्म मोशन वाली बात समझ में आना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? एवरेज स्पीड सेम। अगर दोनों स्पीड सेम होंगी तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड की डेफिनेशन के बाद अगली डेफिनेशन आती है वेलोसिटी। तो जैसे हमने स्पीड को डिफाइन किया है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। जैसा कि मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी मदद से हम वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं। तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। यानी अगर जिस तरीके से हम लोगों ने स्पीड को 2 डेफिनेशन में पढ़ा है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, उसी तरह से वेलोसिटी को भी हम 2 हेडिंग में पढ़ेंगे। एवरेज वेलोसिटी यानी किसी भी लार्ज इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकालना वेक्टोरियली, या एक छोटे इंटरवल के लिए डिस्टेंस और टाइम का डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम निकालना, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बहुत छोटे टाइम के लिए। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि वेलोसिटी का आंसर 2 तरीके से राइटर पूछता है। क्वेश्चन जनरली 2 तरह से बनता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आंसर या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर का आंसर। एक्चुअली वैसे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बाय डिफॉल्ट हमें वेक्टर आंसर देना चाहिए, मगर पूछने के तरीके के हिसाब से या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर के हिसाब से हम लोगों को 2 बातें दिमाग में रखना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वेक्टर आंसर पूछा है या स्केलर। अगर स्केलर पूछा है तो हम स्केलर आंसर देंगे, और वेक्टर पूछा है तो वेक्टर आंसर देंगे। यानी डेफिनेशन तो यही है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर ही डेफिनेशन है, ये हमारी डेफिनेशन है। बट अगर कोई एवरेज वेलोसिटी पूछता है या वेक्टर आंसर हमें नहीं नजर आ रहा है तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे, उसका वेक्टर आंसर नहीं देंगे, ठीक है। और यही काम अगर हम बहुत कम टाइम में करते हैं तो यही डेफिनेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हो जाती है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी 2 तरीके से पूछा जा सकता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर
तो वेक्टर आंसर, और स्केलर तो स्केलर आंसर। यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रख के आंसर निकालना और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रख के आंसर निकालना, दो तरह से आंसर दिए जा सकते हैं। तो अभी क्या है, ये सारी बातें और ज्यादा क्लियर होंगी जब मैं एक एग्जांपल दूंगा। इस एग्जांपल से मेरे ख्याल से सारे टर्म मैं क्लियर करने वाला हूं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो ये एग्जांपल जरा समझने की कोशिश करें। एक पार्टिकल ए से बी तक चलता है 20 मीटर का पाथ लेंथ कवर करते हुए, यानी इस टेढ़े मेढ़े रास्ते में उसने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, 20 मीटर का लेंथ कवर किया है, और इस ए से बी के चलने के दौरान उसने एक्स कवरेज कितना किया है, वाई कवरेज कितना दिया है, ये दिया गया है। लेट अस से उसका एक्स कवरेज 8 मीटर है, वाई कवरेज 6 मीटर है, और ये पूरी जर्नी 2 सेकंड में पूरी हुई है। तो हमें इसके बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब देना है। स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। डिस्टेंस तो फिलहाल 2 सेकंड एक लार्ज इंटरवल है, तो इस तरह के 5 क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। इतने आंसर के जवाब देने के बाद हम इंस्टेंटेनियस को समझने की कोशिश करेंगे। क्या ए से बी तक एक्चुअल रास्ते के अलॉन्ग डिस्टेंस कवर्ड कितनी है, वो सीधे दी गई थी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट इज 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से लेके फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट गैप होता है। तो क्या शॉर्टेस्ट गैप इनिशियल से फाइनल के बीच का ये है, ये हम Sx और Sy की मदद से निकाल सकते हैं। हमें ये दिया था x कवरेज कितना है, y कवरेज कितना है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो A से B ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस है, जो कि होगा √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 मीटर। A से B तक का शॉर्टेस्ट गैप वो डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज 10 मीटर। अगली चीज पूछी गई एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड की डेफिनेशन है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या हमें टोटल डिस्टेंस पता चल चुका है, गिवन है, टोटल टाइम 2 है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आएगा। अगली चीज पूछी है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी अभी हमें वेक्टर नहीं बल्कि स्केलर आंसर चाहिए है। डिस्प्लेसमेंट दैट इज 10 मीटर अपॉन टाइम यानी 2 सेकेंड, तो ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट भी अगर कोई वेक्टर फॉर्म में लिखता तो कितना i के साथ कितना j के साथ हमें ऐसे लिखना चाहिए था, 8i कैप 6j कैप। 8i कैप 6j कैप डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर फॉर्म में, टाइम 2 सेकेंड है, तो ये आएगा 4i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। कुछ हम ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि अगर बॉडी 2 सेकेंड में 8 मीटर आगे चली है तो पर सेकेंड 4 आगे चलती होगी। अगर 2 सेकेंड में 6 मीटर ऊपर गई है तो पर सेकेंड 3 मीटर ऊपर जाती होगी। ये एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का आंसर है। तो भी क्या है, इंस्टेंटेनियस वाला कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं इसी पार्टिकल के इस रास्ते में इस छोटे से गैप को मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं। इस छोटे से गैप को मैं जूम करके दिखा रहा हूं। कुछ ऐसा गैप है, जब हम किसी कर्व ट्रैक में, टेढ़े मेढ़े ट्रैक में कोई भी 2 जगह ले लेते हैं पास बहुत पास, तो वो कर्व नजर नहीं आता। किसी भी पॉइंट के 2 गैप लेंगे तो उन 2 गैप के बीच का जो ट्रैक होगा वो स्ट्रेट नजर आएगा, यानी ये एक स्ट्रेट गैप है। और स्ट्रेट गैप है तो कोई पूछे इस इनिशियल से फाइनल के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या उसमें कोई अंतर हो सकता है? नहीं होगा। तो एक और बात यहां से हमें समझ में आती है, फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होता है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो अगर मैं वेलोसिटी का स्केलर आंसर निकालूं या स्पीड का स्केलर आंसर निकालूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड का आंसर निकालूं, वेलोसिटी का स्केलर आंसर निकालूं या इंस्टेंटेनियस स्पीड का आंसर निकालूं, तो उसमें अंतर नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा एस और डेल्टा एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो इस छोटे से ट्रैक में उसका हॉरिजॉन्टल लेंथ कितना है, लेट अस से मैंने इसका हॉरिजॉन्टल गैप और वर्टिकल गैप दिया है, ये 0.04 मीटर है, बहुत स्मॉल है, 0.03 मीटर वर्टिकल गैप है। दिस इज Sx, दिस इज Sy हॉरिजॉन्टल कवरेज,
और वर्टिकल कवरेज इसका दिया है Sx और Sy, और ऐसा काम कुछ 0.02 सेकेंड के इंटरवल में हुआ है, यानी यहां से लेके यहां तक का ये कवरेज 0.02 सेकेंड में कवर हुआ है। कोई पूछे कि इसका डिस्टेंस कितना होगा ये, तो वो अंडर रूट 0.04 का स्क्वायर प्लस 0.03 का स्क्वायर करके 0.05 आएगा। ये डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। तो अगर कोई पूछे फिफ्थ क्वेश्चन, इंस्टेंटेनियस स्पीड का आंसर या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आंसर, दोनों अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि बहुत छोटे इंटरवल का डेल्टा एस और डेल्टा एस यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक ही चीज होती है, और वो मुझे 0.05 मिला है, टाइम की वैल्यू 0.02 है, तो ये आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। हाँ, अगर कोई पूछता इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर का आंसर बताओ, वेलोसिटी वेक्टर का आंसर, तो हमें डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 ये करना होता। तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग का 0 का मतलब है कि बहुत छोटा टाइम होना चाहिए, तो 0.02 बहुत छोटा टाइम है। डेल्टा एस, तो बताओ इस रास्ते का एस एक्स कितना है, एस एक्स है 0.04 आई, और एस वाई नीचे की तरफ 0.03 है, इसलिए माइनस में लिखेंगे j डिवाइड बाई दिस, तो ये आएगा 2i कैप माइनस 1.5 j कैप मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना, जब हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर लाया है तो डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा था, टाइम बहुत छोटा था, लेकिन आंसर बहुत छोटा आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आंसर सेकेंड के लिए है और सैंपल सेकेंड से बहुत छोटा था।